नमस्कार, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है इंडिया तथा टर्की रिलेशनशिप इन 2025। मैं और आप इस टॉपिक पर समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में हमारे और टर्की के रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आ रही है वो क्यों आ रही है। आखिर क्या रीजन है कि भारत जो कि 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है उसको टर्की सीरियस क्यों नहीं ले रहा है। आखिर टर्की के क्या इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा क्लोज जा रहा है। ये सारी चीजें मैं और आप जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है और क्यों टर्की इतना भारत विरोधी होता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैंने यहां पर एक इमेज लगाई हुई है। ये टर्की के राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दगन और साथ में हैं उनके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उनकी फोटो यहां पर मेंशन की हुई है इसी के बारे में। और इस तरफ हैं हमारे प्रधानमंत्री, आपको पता है, नरेंद्र मोदी। अब इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ आपको चीजें दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और वो डिसीजन क्या है? इंडिया आउट टर्की सेलेवी टू। एक टर्की की कंपनी है जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कार्गो वाला एयरपोर्ट पर कार्गो और वो सारे हैंडल करने का काम करती है, जिसका नाम है सेलेबी। सरकार ने क्या किया है, इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोक दिया है। और सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोकने का मतलब है कि ये कंपनी अब भारत में बिजनेस नहीं कर पाएगी। और जैसे ही इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस को रोका, इस कंपनी को लगभग 200 मिलियन का नुकसान हुआ। आपको याद होगा कल ऐसे ही हमारी सरकार ने बांग्लादेश पर कड़ा रुख अपनाया था, तो आज सरकार ने टर्की पर एक बड़ा रुख अपनाया और अब धीरे धीरे हम लोग ये दिखाने लगे हैं कि टर्की का आखिर हम किस तरह से चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले कई कंपनियों ने टर्की का विरोध किया, कई टूरिस्ट कंपनियों ने टर्की का विरोध किया और ऐसा विरोध भारत में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। आप पहले ये देखिए, फिर मैं एक एक करके चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए, इंडिया आउट टर्की सेलेबी मैंने बता दिया। राहुल वैद एक सिंगर हैं, उन्होंने मना कर दिया है। 50 लाख का उनको ऑफर हुआ था, उन्होंने मना किया कि मैं टर्की में परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरे लिए देश पहले है। इसके अलावा 220 मिलियन हॉनरेबल मुस्लिम इन इंडिया ओवैसी मैसेज टू टर्की। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, AIMI चीफ, उनके द्वारा भी कहा गया है कि टर्की अपने आप को कहता है कि वो मुसलमानों का हमदर्द है। तो फिर आप इंडिया के प्रति हमदर्दी कहां चली जाती है? 220 मिलियन से ज्यादा हॉनरेबल मुसलमान यहां पे रहते हैं, तब बात आती है मुसलमानों की, तब तो आप देखते नहीं हो। आखिर पाकिस्तान के मुसलमानों से आपको क्या प्रेम है? इंडिया के मुसलमान तो पाकिस्तान से भी ज्यादा हैं, तो इनके प्रति नफरत क्यों? ये बात यहां पर दिखाई गई है। इसके अलावा फुल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी डैश हैज स्नैप टाइज विद इंस्टीट्यूट इन टर्की। कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिसमें IIT बॉम्बे है, JNU है, जामिया है, इन्होंने टर्की लैंग्वेज में पढ़ाने से मना कर दिया है। साथ ही इन इंस्टीट्यूट के द्वारा यह कहा गया है कि वो सरकार की अगली गाइडलाइंस तक किसी भी प्रकार के टाइज और किसी भी प्रकार के समझौते पर काम नहीं करेंगे। यानी कि टर्की को चारों तरफ से घेरने की कोशिश भारत की तरफ से, भारत के लोगों की तरफ से ज्यादा की जा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार तथा इंस्टीट्यूट इन सबका रोल देखने को मिला। इसके अलावा देखिए, यहां पर इंडिया इंपोर्ट न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट्स, इतने 311 मिलियन के रिएक्टर पार्ट्स हम लोग लेते थे। कहां से? तो आंसर है टर्की से। उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि इस पर भी बंद किया जाए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, बाइकॉट टर्की फ्रॉम JNU एंड IIT बॉम्बे, इन्होंने भी किया है। इसके अलावा टर्की अजरबैजान फेस हीट इंडियन ट्रेडर्स, अजरबैजान और टर्की को बाइकॉट किया जा रहा है बड़े लेवल पर। यानी कि ओवरऑल कहा जाए, हर तरफ से टर्की को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से पाकिस्तान के समर्थन में टर्की आया था, जिस तरह से पाकिस्तान ने गोला बारूद, ड्रोन, इवन अपनी नेवी तक को पाकिस्तान में भेजा, आखिर टर्की इंडिया को सीरियस क्यों नहीं ले रहा है? क्या रीजन है कि 140 करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश को, जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी है टर्की के लिए, उसको इतना सीरियस वो क्यों नहीं ले रहा है? इसके पीछे कई रीजन है, मैं एक एक करके समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार टर्की को किस तरह से घेर सकती है। तो ध्यान से एक एक चीजें समझने की कोशिश करना, आपको बहुत व्यवस्थित रूप से समझ में आएगा। और अगर चीजें समझ में आती हैं तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो और चैनल को अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए आगे अब मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, ये सब ताक पर रखकर पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा है टर्की? आखिर क्या रीजन है कि पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा है? क्यों भारत की कंपनियों की, भारत के लोगों की, भारत के जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, बिजनेसेस हैं लोगों के, उसकी सबको ताक पे क्यों रख रहा है टर्की? क्या रीजन है कि टर्की को पाकिस्तान इतना प्रिय हो गया? तो देखिए क्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दगन इस्लामिक देशों में अपनी धाक जमाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, टर्की एक सुन्नी इस्लामिक कंट्री है और जिस रीजन में टर्की है, मध्य एशिया और ये अरब वाले रीजन में, उस रीजन में अधिकतर देश क्या है, आपको पता होना चाहिए, अधिकतर देश सुन्नी मुसलमान हैं। तो ऐसे में टर्की इंटरनेशनल लेवल पर
सुन्नी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। और इसी वजह से तैयब अर्दगन चाहते हैं कि जिस प्रकार के अरब वाले रीजन में उनकी पहचान है, वैसी पहचान वो एशिया वाले क्षेत्रों में भी स्थापित करें। और इसके लिए उनके लिए दो देश बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं या प्रिय हो सकते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। और इसी प्रकार से वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। इवन पाकिस्तान के तो वो बहुत इतने ज्यादा क्लोज आ गए हैं कि पाकिस्तान को वो खुला समर्थन दे चुके हैं हर मंच पर। इस वजह से क्लोजनेस ज्यादा बढ़ती जा रही है। तुर्की का मकसद अपने हथियार उद्योग को बढ़ाना है। अब दूसरी तरफ टर्की, आपको पता होना चाहिए, अपने हथियार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता है। जैसे रसिया, अमेरिका, फ्रांस, ये जो बड़े देश हैं, ये हथियारों के मामले में बड़ी मात्रा में बिक्री करते हैं। तो ऐसे ही टर्की चाहता है कि वो इनको बढ़ावा दे। और इसके लिए उसको खरीदार कौन मिलेगा? तो आजकल पाकिस्तान इनका बहुत बड़ा खरीदार है। आजकल आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश बहुत ज्यादा बड़ा खरीदार है। इसी वजह से ये लगातार क्लोज आ रहा है। और आपको पता है इंडिया इनसे खरीदेगा नहीं, तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्लोज आते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान तुर्की के लिए अच्छा ग्राहक है और दोनों देशों के बीच हाल में ही कई रक्षा समझौते हुए। इसी वजह से ये दोनों देश लगातार एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। पहला रीजन मैंने समझाया कि तैयब अर्दगन अपने आप को इस्लामिक लीडर दिखाना चाहते हैं, जिससे कि सुन्नी मुसलमानों का भरोसा जीता जा सके। दूसरा, अपने हथियारों को बेचने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके बहुत ज्यादा रिलायबल पार्टनर हो सकते हैं। इसी वजह से वो क्लोज हैं। और आपको एक और बात पता होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान का जो विवाद है वो सबको पता है। तो ऐसे में पाकिस्तान बहुत बड़ा ग्राहक हो सकता है। और आजकल तो बांग्लादेश भी उसी राह पर चलने लगा है और वो भी इसी प्रकार की डिमांड करने लगा है। तो ये बात है जिसकी वजह से। अब एक और चीज है, क्या है तुर्की की एशिया अनेव नीति। अब तुर्की की एशिया अनेव नीति ध्यान से सुनना। देखिए यहां पे समझना, तुर्की की एशिया अनेव नीति अब भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। आखिर तुर्की की एशिया अनेव नीति क्या है? तो तुर्की की एशिया अनेव नीति है पाकिस्तान और इधर आपका बांग्लादेश, इन दोनों की सहायता से इन दोनों को बड़ी मात्रा में वेपन सप्लाई करना, इन दोनों देशों को बड़ी मात्रा में कूटनीतिक मदद देने का काम लगातार तुर्की कर रहा है। साथ ही वो इस रीजन में अपनी धाक जमाना चाहता है, जिससे कि इन देशों को भारत के साथ विवाद में उलझाया जा सके और तुर्की अपना फायदा उठा सके। और ये भारत के लिए एक चुनौती वाला मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें जो तुर्की की एशिया अनेव नीति है इसको मैनेज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की भारत का खुल के विरोध कर रहा है उससे यह लगता है कि तुर्की आने वाले समय में रुकेगा नहीं। हमें भी चाहिए कि तुर्की में जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन हो सके। और इस तरह से जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये, और अभी तो ड्रोन और छोटे हथियार हैं, हो सकता है बड़े हथियार और चीज़ों से ये यहाँ पर तनाव पैदा करे और ज़्यादा तनाव पैदा करे। या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुर्की को दे और तुर्की न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके उस पूरे रीजन में अपना शक्ति संतुलन को पूरा बदल दे और एक अलग प्रकार की धाक जमाए। इन सब पर भारत को नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा भारत के जो अन्य पार्टनर देश हैं उनको भी नजर रखने की जरूरत है। तो ये बात याद रखिए, तुर्की की अनेव एशिया नीति। अब ये तो बात हो गई यहां पे। अब ध्यान से सुनो, आपको पता लग गया कि आखिर तुर्की इतना पाकिस्तान के साथ क्लोज क्यों है। आपको यह भी पता लग गया कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से तुर्की का विरोध किया है। आपको यह भी पता लग गया कि सोशल मीडिया पर बाइकआउट तुर्की और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्शंस हैं ये सब। अब क्वेश्चन उठता है, क्या हम तुर्की को कूटनीतिक रूप से घेर सकते हैं? जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के विवाद में तुर्की एक अहम साझेदार बनकर उभर रहा है, ऐसा ही आपको पता होना चाहिए कि तुर्की का उसके कई पड़ोसी देशों से विवाद है, जिसमें एक पहला नाम है, आपको पता होना चाहिए, साइप्रस का, दूसरा नाम है ग्रीस का और तीसरा नाम है आर्मेनिया का। अब एक एक करके मैं इन सारी चीजों को समझाने की आपको कोशिश करूंगा। ये तीन देश हैं जिनका तुर्की के साथ आए दिन विवाद देखने को मिलता है। सबसे पहला आर्मेनिया, साइप्रस और आपका ग्रीस। एक एक करके फिर इनके बारे में समझते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब इन तीन देशों के साथ विवाद है तो भारत क्या कर सकता है, यहां पर यह हमें समझने की कोशिश करनी है, जिससे कि इस बदमाश तुर्की को भी इसी की भाषा में सबक सिखाया जा सके। जिस तरह से ये पाकिस्तान के साथ क्लोज आकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के साथ क्लोज आकर, उसी तरह से भारत भी साइप्रस, आर्मेनिया और आपका ग्रीस को साथ आकर घेरने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं ब्लू होमलैंड। एक्चुअली क्या है ब्लू होमलैंड? एक पॉलिसी है। जिस प्रकार की चाइना की 9 डैश पॉलिसी है ना, और 9 डैश पॉलिसी के दम पर चाइना
कई देशों के स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो समुद्री एरिया है उस पर कब्जा जमाता है। ऐसे ही ब्लू होमलैंड पॉलिसी की सहायता से टर्की, साइप्रस, इसके अलावा ग्रीस के जो समुद्री इकोनॉमिक जोन है उस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। इसको मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं, जरा यहां से देखिए। यह है आपके सामने टर्की का मैप। अब आप इसको समझने की थोड़ी कोशिश करिए। यह है आपके सामने टर्की बड़ा सा, इधर आपका ब्लैक सी है, ये आप देख रहे हैं, इधर आपका मेडिटेरियन सी है और ये आपका यहां पर एजियन सी है। ये आपका क्या है? एजियन सी है। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टर्की किन दिन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले ब्लैक सी, और आपको इधर आपको साउथ में आओगे, नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी, साउथ में आपको आप देखने को मिलेगा मेडिटेरियन सी, और इधर आपको देखने को मिलेगा ये एजियन सी है। अब हो क्या रहा है कि टर्की की ब्लू होमलैंड पॉलिसी क्या है, ध्यान से सुनो। टर्की कहता है कि ये पूरा रीजन इस तरह से टर्की दिखाता है, इस पूरे रीजन को अपना दिखाता है। ये देखो, ये पूरे रीजन को अपना दिखाता है टर्की यहां पे। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी ग्रीस के कई सारे छोटे छोटे पार्ट हैं। अब इनको भी टर्की अपना दिखाता है और इन आइलैंड को भी टर्की कहता है अपना है। ग्रीस के आइलैंड पर अपना कब्जा जमाता है, साइप्रस के अपना कब्जा जमाता है, जिसकी वजह से इन ग्रीस और साइप्रस को लेकर टर्की दोनों के साथ विवाद में बना रहता है। अब हुआ क्या है, ऐसे में भारत साइप्रस और ग्रीस के इस मुद्दे पर अपना समर्थन देकर क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं टर्की को एक टर्की की गर्दन पकड़ने का काम कर सकता है। ये पहला चीज यहां हमें देखने को मिल सकती है। ये बात दिमाग में रखिएगा, पहली चीज हमें यहां देखने को मिल सकती है यहां। इसके अलावा एक और चीज है, आपको पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले ग्रीस भारत की जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, जिसने अभी पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे, पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और 2 दिन में ही माफी मंगवा दी थी कि जी नहीं हुजूर आगे नहीं, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो इसी ब्रह्मोस की डिमांड ग्रीस कर रहा है। तो भारत क्या कर सकता है, ग्रीस को इस ब्रह्मोस की सप्लाई कर सकता है, इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की सप्लाई कर सकता है, जिससे कि इस टर्की पर दबाव बनाया जा सके कि अगर आप पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करोगे तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपके पड़ोसियों के साथ भी ऐसे हैं। टर्की को समझना चाहिए कि जिनके घर कांच के होते हैं ना, उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की सहायता से भारत पर पत्थर फेंकने का काम करोगे तो आप भी मार खाओगे, ये पक्की बात है। तो इस तरह से ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो एक पहला मुद्दा है कि ग्रीस और साइप्रस के मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं, टर्की को घेर सकते हैं। ये बात अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा और मैप देखिए, एक बात समझते हैं। मैंने आपको समझाया, ये आपका ब्लैक सी हो गया, ये आपका टर्की हो गया, इनकी कैपिटल अंकारा हो गई, ये ग्रीस हो गया, ये आपका साइप्रस हो गया मेडिटेरियन सी में। अब यहीं पर एक और एंगल समझिए, एक और पड़ोसी देश है जो है अर्मेनिया। ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया के साइड में आप यहां पर देखोगे, साइड में मैप नहीं है, एक कंट्री है अजरबैजान। अब है क्या, टर्की सीधे तौर पर अजरबैजान को सपोर्ट करता है। अजरबैजान इस्लामिक देश है और अर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है। इन दोनों के बीच में एक नागानो कारवाक करके एक जगह है। इस रीजन को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिलता है और पिछले बार इन दोनों के बीच में सैन्य भिड़ंत भी हुई थी, जहां खुलकर टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था। अब ऐसे में भारत क्या कर सकता है, टर्की को घेरने के लिए सीधा सीधा अर्मेनिया को मदद दे सकता है और खुलकर मदद दे सकता है, क्योंकि अब तो छुपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्की अंडरग्राउंड या अंडर द टेबल पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अंडर द टेबल एशिया में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। जी नहीं, अब तो खुला है, सबको पता है। तो ऐसे में अर्मेनिया को हम भी सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर हम सपोर्ट करते हैं तो वही बात है कि इनकी हालत फिर खराब होना शुरू हो जाएगी और इनको समझ में आ जाएगा कि मामला कहां जा रहा है। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये मैप आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं। ब्लैक सी के जस्ट नीचे आप देखोगे मेडिटेरियन सी, और यहां पे एजियन सी आपको देखने को मिल जाएगा। यहां एक बार और देख लीजिए, ये है। अब आप ये देखिए, जो मैं पॉलिसी का नाम बता रहा था ना, ब्लू होमलैंड पॉलिसी। अब ये देख रहे हैं, ये टर्की, ये जो ब्लू आप ये देख रहे हैं, येलो येलो, ये पूरा इस पूरे रीजन पर अपना अधिकार चाहता है कौन, टर्की। और इसी वजह से इसका विवाद साइप्रस के साथ है, इसी वजह से इसका विवाद ग्रीस के साथ है, और फिर ग्रीस और इस विवाद का भारत फायदा उठाकर ग्रीस और साइप्रस को ये भारत अपना कूटनीतिक मदद दे सकता है, सैन्य सुविधा प्रदान कर सकता है। और जिस प्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर जब भी बात यूएन में उठाई जाती है तो हमेशा टर्की पाकिस्तान के पक्ष में बात करता है, और कश्मीर को जब हमारे सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब कश्मीर पर इतना सब कुछ बुला भरा कहने का काम
तैयब अर्दगन के द्वारा कहा गया था कि कैसे भारत कश्मीर के अंदर वॉयलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहा है, कश्मीरियत को खत्म करने का काम कर रहा है। अरे आप अपने घर में देखो ना, तुमने क्या कर रखा है? तुमने ग्रीस की टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है, साइप्रस की टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है, अर्मेनिया पर तुमने इतने सब कुछ किए हैं, अपना तुम्हें कुछ नहीं दिखता, बस पाकिस्तान। तो अब हमें इस पर खुलकर बोलने की जरूरत है, जिससे कि इस देश को भी याद दिलाया जा सके। वैसे तो याद दिला दिया है, भारतीय इस मामले में बहुत आगे हैं, हम लोग बहुत आगे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी सारी कंपनियां, इतना सारा सामान टर्की में आता है। अगर हम खरीदना बंद कर दे तो इनको रातों रात सब कुछ पता लग सकता है, और ऐसा हमने किया है। बाइकॉट टर्की से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और इससे टर्की को समझ में आ गया है कि गलत जगह हाथ डाला है, ऐसा हाथ हमें नहीं डालना चाहिए था। दिमाग में रखिएगा, ये मैं आपको समझा चुका हूं इसके बारे में। अब देखो, अब इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया सपोर्ट ग्रीस अगेंस्ट टर्की, ठीक है। सेल 100 ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल आपको पता होगा, जब से हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में मारा है ना, ब्रह्मोस मिसाइल से मारा है, तब से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अब काफी देश डिमांड कर रहे हैं। चाइना का पड़ोस वाला मंगोलिया डिमांड कर रहा है, अर्मेनिया डिमांड कर रहा है, ग्रीस डिमांड कर चुका है, और इसके अलावा और भी कई सारे देश डिमांड कर चुके हैं। नहीं भाई, हमें ब्रह्मोस मिसाइल दो, ब्रह्मोस मिसाइल दो। इतना सटीक निशाना है, चूकती नहीं है, बिल्कुल दागो और भूल जाओ वाले प्रोसेस पे काम करती है, हमें ये चाहिए। तो एक तो भारत का ये फायदा होगा। दूसरी बात, अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल ओपनली देते हैं, अब चोरी छुपे देने की जरूरत नहीं है, ओपनली देने की जरूरत है, तब भी हम टर्की को व्यवस्थित रूप से समझा सकते हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप ऐसे देश का साथ दे रहे हो जो आतंकी है। आतंकी होने का मतलब आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो, और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो तो इनोसेंट लोगों को, जिसने हमेशा शिकार बनाया, आप उसका देश का बढ़ावा दे रहे हो। ये आपको नहीं करना चाहिए। भारत को इस पर आने की जरूरत है, जिससे कि इससे देश को भी व्यवस्थित रूप से नियंत्रित किया जा सके। तो ये था पूरा क्या टर्की का विश्लेषण। अब टर्की भी ऐसा नहीं है कि टर्की पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, टर्की पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, हम चाहें तो। एक तो अपनी आर्थिक पावर के दम पर, एक हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो, इसके अलावा हम कूटनीतिक डिप्लोमेसी के दम पर आसानी से टर्की को कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, टर्की के साथ शुरुआती संबंध कितने सही रहे हैं हमारे, हम भी जानते हैं। अगर आपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय पर एक टॉपिक पढ़ा होगा, खिलाफत मूवमेंट, जब टर्की के सुल्तान को या टर्की के रूलर को जब हटाया जा रहा था, तो भारतीय मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर उस रूलर को सपोर्ट करने का काम किया था। और पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं, तो हमारी तरफ इतनी नफरत वाली नजर से देखना, ये थोड़ा समझने वाली बात है। और टर्की को भी अब समझ जाना चाहिए कि अगर इसी तरह से आप करोगे तो आपको भी इसी तरह का जवाब मिलेगा। अब आपको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, और वो भी बड़ा वाला पत्थर, जहां आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पर किस देश को सपोर्ट कर रहे हो और किस आतंकी देश को सपोर्ट कर रहे हो। तो आप याद रखना, उसी तरह से पीसे जाओगे जिस तरह से गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है। गेहूं पता है आपको, पाकिस्तान ने उसको हमने पीस दिया है, और अगर आप बदमाशी करोगे तो आप भी उसी तरह उस घुन की तरह पिसोगे, जिसे बचाने वाला बाद में कोई मिलेगा नहीं। तो ये था डिस्कशन। जैसा भी लगे आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छे से, और बाकी चीजों को मैं जल्दी जल्दी शुरुआत करता हूं, और जैसे कि चीजें आगे बढ़ा सकूं। तो इसी के साथ मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से मन लगाकर आप पढ़िए। जो भी काम करते हैं आप अच्छे से मन लगा के काम करिए, जिससे कि आप एक सफलता की बहुत भविष्य, आप सुनहरी सीढ़ी को छू सकें।